हेलो एवरीवन, दिस इज़ तानिया कंदील एंड यू आर वाचिंग लॉ विद तानिया। आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन 13 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। इस सेक्शन को स्टडी करके हमें ये पता चलेगा कि एक आर्बिट्रेटर यानी एक सालिस जिसको पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर करती हैं या फिर वो कोर्ट अपॉइंट होता है, उसके पास बेसिकली पावर्स कौन सी होती हैं, यानी वो कौन से इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है अपने आर्बिट्रेटर होने की पोजीशन के अंदर। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो पहले उसका राइट है, उसके पास जो है वो अफेक्ट है, वो चीज़ जो है आप फॉलो करेंगे। अगर वैसे नहीं लिखा हुआ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिकली, तो नॉर्मली जो उसकी पावर्स होंगी वो आपको सेक्शन 13 के नीचे मिलेंगी। यानी एक आर्बिट्रेटर, चाहे आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है या एम्पायर अपॉइंट किया है अपने मैटर को डिसाइड करने के लिए, उसके पास जो पावर्स होंगी वो ये होंगी कि वो पार्टी से ओथ ले सकता है, ठीक है, विटनेसेस से ओथ ले सकता है अपनी सारी प्रोसीडिंग्स के दौरान। एडमिनिस्टर ओथ टू पार्टीज एंड विटनेसेस। सेकंड पावर ये होगी कि वो कोर्ट की तरफ किसी भी स्पेशल मैटर को लेकर ओपिनियन के लिए कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रेफ़र कर देता है, ठीक है, जहाँ पर कोर्ट का डिसीजन ज़रूरी है, जो मैटर वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा और कोर्ट की तरफ से चाहता है कि उसको एक एडवाइस मिल जाए उस मैटर पर, तो वो कोर्ट को वो मैटर रेफ़र कर सकता है, ठीक है। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट डिसाइड करेगी और जब वो डिसाइड करेगी तो वो उसको पार्ट ऑफ दी अवार्ड बना देगी, यानी एंड में अवार्ड का हिस्सा बनाकर एक जजमेंट देगी और उसके अंदर वो पार्ट रेफर्ड पार्ट जो है वो उसमें कंक्लूडेड होगा और वहाँ पर आपको डिसाइडेड बाय कोर्ट वो पार्ट मिलेगा। इसके साथ साथ एक आर्बिट्रेटर और एम्पायर के पास एक ये पावर भी होती है कि वो अगर चाहे तो अपने फ़ैसले को किसी भी तौर पर किसी शर्त का हिस्सा बना दे, उसके अंदर कोई कंडीशन लगा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो अवार्ड के अंदर, जो फ़ैसला आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने दिया उसके अंदर जो है वो कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, तो उसकी करेक्शन भी वो खुद ही कर सकता है। फर्दर ये है कि अगर किसी पार्टी को, किसी भी विटनेस को कोई सवाल जवाब करने हों जो कि उस मैटर को लेकर ज़रूरी हों, तो वो इंटरोगेटरीज जो है ऑफ़र कर सकता है एम्पायर और आर्बिट्रेटर। इस तरह हमने सेक्शन 13 के नीचे ये देखा कि एक आर्बिट्रेटर या एम्पायर जब भी अपॉइंट होता है तो उसके पास ये 5 पावर्स ज़रूर होती हैं, ठीक है। सबसे पहली पावर ये कि वो ओथ ले सकता है पार्टीज़ और विटनेसेस से। सेकेंडली, अगर उसको कोई मैटर डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को कोर्ट की तरफ रेफ़र कर सकता है कि आप इसकी पूरा या फिर कुछ पार्ट्स में जो भी है उसको डिसाइड करें। अवार्ड को कंडीशनल बनाना, उसमें कोई शर्त लगाना भी इसके पास जो है वो पावर है। और अगर इसके अवार्ड के अंदर कोई मिस्टेक आ जाए, जो क्लैरिकल हो, कोई एरर आ जाए, तो उसको भी ये ठीक कर सकता है और उसके साथ साथ पार्टी से सवाल जवाब करने की पावर भी रखता है। सो बेसिकली 5 पावर्स जो हैं ये आर्बिट्रेटर के पास अंडर सेक्शन 13 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 मौजूद हैं। इसके बाद है सेक्शन 14। सेक्शन 14 ये बताता है कि अवार्ड टू बी साइंड एंड फाइल्ड, कि जब एक आर्बिट्रेटर या एम्पायर एक फ़ैसला दे देता है जिसको हम अवार्ड का नाम देते हैं, वो अवार्ड जो है उस पर सिग्नेचर्स होना और उसको कोर्ट के अंदर फ़ाइल करना, इस सारे प्रोसीजर को कैसे फ़ॉलो करेंगे। तो जब भी एक अवार्ड जो है वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर देता है, एक फ़ैसला देता है, वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको साइन करेगा और साइन करने के बाद पार्टीज़ को ये नोटिस देगा कि मैंने एक फ़ैसला दे दिया है और उस पर सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं। और उसके साथ साथ उस नोटिस के अंदर वो तमाम फ़ीस, वो तमाम चार्जेस जो कि सारे प्रोसीजर में आए हैं वो भी लिखेगा और पार्टीज़ को उस चीज़ का नोटिस देगा कि कितनी फ़ी है, कितना इसका एक्सपेंस आया है, चाहे वो आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर को लेकर आया है या अवार्ड को लेकर आया है, लेकिन उस सारे एक्सपेंस को उस नोटिस के अंदर मेंशन करेगा और नोटिस पार्टीज़ के लिए इशू करेगा। सेक्शन 14 क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि जब एक फ़ैसला आ गया उसके बाद पार्टीज़ को नोटिस चले गए, अब ये आर्बिट्रेटर या एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो फ़ैसला है उसको तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम डेपोजिशंस, यानी जितनी भी अपने सामने शहादतें ली गई या जितने भी आपने इंटरोगेटिव सवाल जवाब किए, चाहे वो पार्टी से किए या विटनेसेस से किए,
उसके साथ साथ जो अवार्ड आपने लिखा, जो फ़ैसला दिया, जो साइन कॉपी है उसकी, आप ये क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर एम्पायर की हैसियत से कोर्ट के सामने जमा कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि जितने भी चार्जेस और फ़ीस आपने नोटिस में मेंशन किया था वो तमाम रिसीव हो चुके, और उसके बाद आपको पार्टीज़ ने चाहे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एप्लीकेशन दी, या फिर किसी भी बंदे ने जिसका इंटरेस्ट था इस मैटर में उसने एप्लीकेशन दी, या फिर कोर्ट ने आपको खुद डायरेक्शन दी कि आप अपना अवार्ड ला के कोर्ट के सामने जमा कराएं, तो आर्बिट्रेटर और एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवार्ड जो है वो कोर्ट के सामने जाकर जमा करवाएंगे। सो फर्स्ट क्लॉज के अंदर हमने देखा कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने एक फ़ैसला दिया, एक डिसीजन दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, अवार्ड। वो अवार्ड जो उन्होंने इशू किया उसके बाद उसको साइन किया, ठीक है। उसको साइन करने के बाद उसको फ़ाइल कर दिया कोर्ट के अंदर। अब बेसिकली साइनिंग के बाद पार्टीज़ को ये नोटिस दिया गया कि एक फ़ैसला दे दिया गया है आर्बिट्रेटर या एम्पायर की तरफ से, वो साइन हो चुका है, और उस नोटिस के अंदर साथ साथ ये मेंशन किया गया कि कितने चार्जेस आए हैं, ठीक है, और उसके अलावा कितनी उसके ऊपर फ़ी आई है, चाहे वो आर्बिट्रेशन पर आई है या फिर अवार्ड जमा कराने पर आई है, वो सारी उसके अंदर मेंशन की गई। एंड देन वो नोटिस पार्टीज़ को इशू किया गया। सो दिस वाज डन अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 14। अब जब अवार्ड सब क्लॉज 1 के नीचे साइन हो गया, पार्टीज़ को नोटिस चले गए, तो सब क्लॉज 2 के अंदर क्या हुआ कि बेसिकली जो आर्बिट्रेटर था या जो एम्पायर था उसने वो फ़ैसला जमा करवाना था कोर्ट के अंदर। अब चाहे उसको रिक्वेस्ट किया पार्टीज़ ने एप्लीकेशन दी आर्बिट्रेटर या एम्पायर को, या फिर कोर्ट की तरफ से उसको डायरेक्शंस आई, या फिर जो पार्टीज़ के अंडर जो लोग थे जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो जो आर्बिट्रेटर या एम्पायर है वो क्या करेगा, अपना अवार्ड जो है वो कोर्ट के आगे फ़ाइल करेगा, कोर्ट में जमा करवाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी का जो अवार्ड था वो कोर्ट में जमा कराया जाए, या फिर उसकी साइंड कॉपी जो है वो कोर्ट के सामने जमा करवाई जाए। अब जब आप साइन कॉपी जमा कराएंगे या अवार्ड कोर्ट में जमा करवाएंगे एज एन आर्बिट्रेटर, तो उसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स या डेपोजिशंस, यानी जितने भी ओथ पे आपने स्टेटमेंट्स ली, जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए पार्टी से, या जो भी आपने सवाल जवाब किए, जो इंटेरोगेटरीज किए, वो तमाम चीज़ें इसके साथ साथ कोर्ट के अंदर जमा करवाई जाएंगी। अब जब कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जमा हो जाएंगी तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट नोटिस करेगा तमाम पार्टीज़ को और उन्हें आगाह करेगा कि आपका जो अवार्ड है वो हमारे पास रिसीव हो चुका है, यानी आपके मैटर को लेकर आपके आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने एक फ़ैसला दे दिया है जो कि हमारे पास जमा करवा दिया गया है। सो सब क्लॉज 14 के अंदर आपने देखा कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहा है कि उसने अवार्ड को साइन करना है, उसने अवार्ड को कोर्ट के सामने फ़ाइल करना है। अब पार्टीज़ या कोर्ट की डायरेक्शन पर आपने अवार्ड जमा करवा दिया कोर्ट के अंदर, उसकी साइंड कॉपी सबमिट करवा दी, उसके डॉक्यूमेंट डेपोजिशन जो भी आपके सामने लाए गए वो जमा करवा दिए, और कोर्ट ने नोटिस कर दिया पार्टीज़ को कि आपका अवार्ड हमारे पास रिसीव हो चुका है। सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 14 हमें ये बताता है कि सेक्शन 13 के अंदर जहाँ कहा गया था कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होगा जिसको लेकर आर्बिट्रेटर या एम्पायर फैसला नहीं दे पाएंगे, या वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से ऊपर है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो जब वो मैटर अपना कोर्ट में जमा करवाएंगे तो उसके साथ साथ वो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रेफ़र करेंगे कोर्ट को। ऐसी तमाम सिचुएशन में जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो रेफ़र होगा कोर्ट के सामने कि आप अपना ओपिनियन दें इसको लेकर, तो कोर्ट क्या करेगी कि ये अवार्ड रिसीव करने के बाद पार्टीज़ को नोटिस करेगी और उनको बुलाएगी। नोटिस होंगे जिस पर पार्टीज़ अपीयर होंगी, पार्टीज़ को सुना जाएगा, एक हियरिंग कंडक्ट होगी जिसमें पार्टीज़ को सुना जाएगा, और फिर नोटिस और हियरिंग के बाद जो कोर्ट है वो अपना ओपिनियन देगी उस पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर डिसाइड करेगी, और उस डिसीजन को भी हिस्सा बना देगी अवार्ड का।
जो अवार्ड जमा करवाया गया था कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेटर या फिर एम्पायर की तरफ से, उसका हिस्सा बन जाएगा ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी। इस पर जो भी डिसीजन आएगा वो भी शामिल हो जाएगा उस फैसले के अंदर। तो बेसिकली ये प्रोसीजर होगा कि जो फॉलो होगा कि जब आपका अवार्ड हो चुका तो उस अवार्ड को किस तरह से कंप्लीट करना है और किस तरह से उसको कोर्ट में जमा करवाना है और कोर्ट उस पर क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी। दिस इज़ ऑल डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अब सेक्शन 15 के अंदर ये बताया गया है कि पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजेस लाना, उसके अंदर कोई तब्दीली लाना, ठीक है। अब एक फ़ैसला था जो आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने दे दिया, अब वो फ़ैसला आपने जमा करवा दिया कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट के पास जब वो अवार्ड जमा हो गया तो उसके बाद कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट उसके अंदर चेंजेस कर सके। यहाँ पर मेक अवार्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट कर सकती है, ठीक है। उसके पास ये अथॉरिटी है, अगर वो चाहे तो वो ये ऐसा कर सकती है। चेंजेस जिन कंडीशन में कोर्ट लाएगी उसके अंदर अवार्ड के अंदर, तो बेसिकली वो क्या होंगी, या तो ऐसी कंडीशन है कि जो मैटर रेफ़र नहीं किया गया था आर्बिट्रेशन को, उसने उस बात के बारे में भी एक डिसीजन दे दिया या डिसीजन के अंदर उसको भी शामिल कर दिया जिस बारे में उसको नहीं कहा गया था। अ पार्ट ऑफ अवार्ड इज़ नॉट अपॉन अ मैटर रेफर टू आर्बिट्रेशन एंड सच पार्ट कैन बी सेपरेटेड। अब एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आर्बिट्रेटर को नहीं कहा गया था कि वो फ़ैसला दे, उसको भी शामिल कर दिया उसने अपने फ़ैसले में, तो अब एक ऐसा पार्ट उसको अगर हम अलग करें तो उसकी वजह से फ़ैसला बाकी चेंज नहीं होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी ये कोर्ट के अंदर जाएगा ऐसा फ़ैसला, तो कोर्ट उसमें से वो पार्ट खुद ही अलग कर देगी। सेकंड कंडीशन ये है कि जब वो फ़ैसला जो कोर्ट के अंदर जमा हुआ आर्बिट्रेटर की तरफ से, वो अवार्ड इस तरह से परफेक्ट नहीं है, दैट इज़ इम्परफेक्ट, नामुकम्मल सा है वो, ठीक है, और उसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर कोई एरर्स या कोई मिस्टेक्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट उसको खुद ही करेक्ट कर देगी। थर्ड पॉइंट है इसकी, जो बेसिकली कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो आप किसी भी एक्सीडेंटल स्लिप से यानी गलती से कहीं से भी आपको जो है ना वो राइटिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक, इस तरह की छोटी मोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं वो अगर आपके अवार्ड के अंदर मौजूद हैं तो वो ये कोर्ट का राइट है और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अवार्ड जब उसके पास आए तो उसमें से वो गलतियाँ वो दूर कर दे। कोड मॉडिफिकेशन कब कर सकती है, आपने देखा कि बेसिकली जब एक पार्ट जो उसको रेफ़र नहीं किया गया था उस पार्ट के ऊपर भी उसने फ़ैसला कर दिया और ऐसा पार्ट जो है वो अलग हो जाए अगर अब फ़ैसले में से, तो बाकी फ़ैसले पर असर नहीं पड़ेगा, तो तब। सेकेंडली, अगर कोई इनपरफेक्ट सा उसने फ़ैसला दे दिया जिसको ठीक किया जा सकता है, क्लैरिकल मिस्टेक उसके अंदर कोई मौजूद है, या फिर कोई भी एक्सीडेंटल स्लिप यानी आपने कोई छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स कर दी, तो ऐसी तीनों कंडीशंस में अवार्ड को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 16 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। ये सेक्शन बताता है कि पावर टू रिमिट अवार्ड यानी पावर टू रिमिट अवार्ड यानी जो फ़ैसला आर्बिट्रेशन ने दिया या अंपायर ने दिया उसके अंदर बेसिकली रिमिशन कैसे करना है। रिमिशन का बेसिकली मीनिंग ये है टू सेंड अ लीगल केस बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। यहाँ पर लोअर फोरम हमारे पास आ जाएगा आर्बिट्रेशन, कि जिसने ऑलरेडी वो फ़ैसला दिया था, अब वो अगर कोर्ट के सामने जमा करवा देती है तो कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर कोर्ट ख़ुद उसकी करेक्शन नहीं करेगा, बट वो वापस भेज देगा किसके पास, जहाँ से फ़ैसला आया था और जिसने वो फ़ैसला लिखा था, यानी आर्बिट्रेशन के पास। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन ये है जहाँ पर या तो अवार्ड के अंदर जो फ़ैसला आर्बिट्रेटर ने दिया या एम्पायर ने दिया उसके अंदर उसने कुछ ऐसे मैटर्स को, ऐसे मामलात को जो है वो फ़ैसला दे दिया, ऐसे मामलात आपने ऐडअप कर दिए बीच में जिनको नहीं डालना था, ठीक है, वो आपके सामने इश्यूज़ लाए ही नहीं गए थे, या फिर कुछ ऐसे मामला जो आपके सामने लाए गए थे लेकिन आपने उनको डिसाइड नहीं किया,
वो अनडिटर्मिन्ड रहेगी, वो अवार्ड में कहीं पर दिखे ही नहीं, हमें फ़ैसला उस पर दिया ही नहीं गया। ऐसी कंडीशन पहले भी हमने ऊपर डिस्कस की जिसके अंदर कोर्ट खुद करेक्शन कर देती है, लेकिन इस वाले सेक्शन में वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी चेंजेस करने की वजह से जो बाकी का फ़ैसला आया हुआ है उस पर भी असर पड़ रहा है, यानी जो मैटर रेफ़र नहीं किया गया था आर्बिट्रेशन को, उसने उस पर फ़ैसला दे दिया और अब अगर यहाँ पर कोर्ट उसमें चेंजेस करेगी तो पूरे का पूरा फ़ैसला ही तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसकी खुद करेक्शन नहीं करेगा, बल्कि कोर्ट जिस फोरम पर वो फ़ैसला आया था यानी आर्बिट्रेशन के पास, वहीं दोबारा वापस रिमांड करेगा, वहीं पर रिमिशन होगी उसकी और दोबारा आर्बिट्रेटर खुद उसको करेक्ट करेगा। या फिर आर्बिट्रेटर ने या एम्पायर ने एक ऐसा फ़ैसला दिया कि जिसकी एग्जीक्यूशन करना पॉसिबल ही नहीं था, या जो फ़ैसला आया वो बेसिकली एक लीगैलिटी शो नहीं कर रहा था, उसके लीगल होने पर क्वेश्चन मार्क था कि वो कानूनी है भी या गैर कानूनी हैसियत है उस फ़ैसले की। तो ऐसा कोई भी फ़ैसला होगा तो उसके अंदर कोर्ट खुद चेंजेस नहीं करेगा बल्कि उसे वापस भेजेगा। ये देखिए आपने 4 पॉइंट्स कि बेसिकली जिनके अंदर कोर्ट खुद चेंजेस नहीं कर रहा और कोर्ट उस फोरम पर वापस भेज रहा है उसको कि आप दोबारा से इसके अंदर चेंजेस करें और दोबारा से ये फ़ैसला हमारे पास लाएं। अब जब ऐसी कंडीशन होगी तो कोर्ट ऑर्डर करेगा और उस ऑर्डर के अंदर वो टाइम फ्रेम मेंशन करेगा कि आर्बिट्रेटर या अंपायर के पास कितना वक्त है कि वो इस फैसले के अंदर चेंजेस करें और ये फ़ैसला हमारे पास दोबारा भेजें। अब जो वक्त वो एक दफ़ा अपने ऑर्डर में मेंशन करेंगे तो कोर्ट के पास दोबारा भी ये अथॉरिटी है कि कोर्ट चाहे तो उस टाइम को फर्दर एक्सटेंड कर दे। फर्स्ट टाइम भी उसको फिक्स करने वाला कोर्ट था, उसकी एक्सटेंशन भी कोर्ट कर सकता है। और अगर ये जो टाइम फ्रेम इसके अंदर मेंशन किया जा रहा है, जो फ़ैसला जो ऑर्डर कोर्ट कर रही है रिमिशन के लिए और उसके अंदर वो लिख रही है कि कितने टाइम के अंदर आर्बिट्रेशन या एम्पायर की तरफ से दोबारा फ़ैसला हो जाना चाहिए, अगर वो उस टाइम फ्रेम में नहीं फ़ैसला कर पाते तो ऐसी सूरत में जो अवार्ड हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी, यानी वो फ़ैसला कोई कानूनी हैसियत नहीं रखेगा चाहे वो उस वक्त के बाद किया जाए। यानी एक एम्पायर या आर्बिट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टाइम उसको बताया जाए उस वक्त के अंदर अंदर वो अवार्ड को ठीक करके दुरुस्त करके दोबारा से कोर्ट के सामने पेश करे और कोर्ट में उसको जमा करा दे। सो बेसिकली देयर इज़ अ टाइम फ्रेम फॉर दैट और उसके साथ साथ आपने कंप्लीट करना है। रिमिशन भी करनी है आपने और उसको दोबारा से सबमिट भी करना है। सबमिशन का मतलब ये है कि आप डिसीजन को जो दोबारा आप करेक्ट करके एक फ़ैसला देंगे उस कोर्ट के पास वो आप दोबारा जमा कराएं। और वो कोर्ट कौन सी होगी कि जिसने आपको ऑर्डर पास किया था रिमिशन का, ठीक है, जिसने आपको कहा था कि इस फैसले को ठीक करके लाओ। आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में अपना सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 16 तक। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स और इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। So stay tuned and keep watching. Allah Hafiz.